सुकून वाली कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है कायर। युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों के कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखती थी। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया था और बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का विचार भी उसे नाटक लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो वह थी प्रेमा। किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। संध्या का समय है। विक्टोरिया पार्क के एक सुनसान स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, किंतु ये दोनों अभी तक वहीं बैठे थे। केशव ने झुंझलाकर कहा कि प्रेमा, तुम्हें मेरी कोई परवाह है या तुम्हें मेरी परवाह नहीं है? प्रेमा ने शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? यह मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर उनके मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी कल्पना कर सकते हो? केशव ने गुस्से में कहा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों के गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार से भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीज़ों से अधिक मान्य है। तो तुम्हारा कुछ भी व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था कि वे ढकोसले मूर्खों के लिए हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियाँ भी इसकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने पर तैयार हूँ तो मैं भी तुमसे यही आशा करता हूँ ना। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपने देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपने खून से मेरी सृष्टि की है और अपने स्नेह से मुझे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का मुझे कोई हक नहीं। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, दोस्ती के रूप में नहीं? मैं तो प्रेम को आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो कि मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में अप्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ उड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वह चीज़ न मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो भी उसे इतना दुख न हुआ होता। एक क्षण तक वह मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह वहाँ से चला गया और प्रेमा वहीं बैठे बैठे आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के पास लौटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी। उसने सोचा, अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय कर्तव्य क्या होगा? अगर केशव ने कुछ बदतमीजी या उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा? लेकिन मेरा बस ही क्या है? इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वह यह थी कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद न आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि थोड़ा बहुत घर का कामकाज किया कर, लेकिन तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत न रही तो कैसे निभा होगा? प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए
यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है बेटी। माँ बाप की गोद में पलकर ज्यों ही समाज से आनी हुई दूसरों की हो जाती है। अगर अच्छा प्राणी मिल गया तो जीवन आराम से कट गया, नहीं तो रो रो कर दिन काटने पड़ते हैं। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता, कहीं लड़कियों को आदर नहीं, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। न जाने यह जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भाप ना जाएं। माता ने पूछा हैरानी से, क्या हिंदू में भी ऐसा हुआ है? फिर उसने अपने आप ही उस प्रश्न का जवाब भी दे दिया, अगर 2-4 जगह ऐसा भी हो गया है तो उससे क्या होता है। प्रेमा ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका मतलब न समझ जाए। फिर वह अपने कमरे में चली गई और नींद के आगोश में सो गई। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी। उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था, मानो कोई देवी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वह माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी, जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो। बैठे बैठे वह सोच रही थी, अगर कुछ हो गया तो इसी शरीर से तो मुझे भुगतना पड़ेगा। अब इस विषय में संकोच करना आसान नहीं है। मुझे अपनी माँ से, पिता से बात करनी होगी। प्रेमा ने अपने पिता के पास जाकर कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। पढ़ाई की तारीफ हो रही थी तो प्रेमा ने कहा, नहीं सच। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और एक तस्वीर निकालकर दिखाते हुए बोले, देखो प्रेमा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। ये लड़का ICS के इम्तिहान में फर्स्ट आया है। इसका नाम तो तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांधी कि प्रेमा उनका मतलब समझ न सके। ऐसा नहीं था, लेकिन प्रेमा भाप गई। उसका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा, नहीं नहीं पिताजी, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना। पिता ने आश्चर्य से कहा, क्या तुमने उसका नाम ही नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन का पूरा हाल छपा हुआ है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, मगर मैं तो इस परीक्षा का कोई महत्व तो नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे परले सिरे के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि वे अपने गरीब, निर्धन, दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें। यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। पिताजी ने समझा था कि प्रेमा यह बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी, लेकिन वह तीखे स्वर में बोले, तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। प्रेमा ने भी जिद से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी का त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवकों को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो भी वो स्वीकार न करेंगे। पिता ने उपहास के ढंग से कहा, यह तो आज मैंने नई बात सुनी। मैं तो देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद कोई और मौका होता तो प्रेमा लज्जा से सर झुका लेती, पर इस समय की दशा उस सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए कोई रास्ता न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई बोली और केशव के एक फोटो लाके अपने पिताजी को दिखा दी। पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखा, लेकिन पहली दृष्टि में उसने उन्हें आकर्षित कर डाला। ऊंचा कद, दुर्बल होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज था जो उसके प्रति मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने बेटी से पूछा, बेटी किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से कहा, पिताजी, ये मेरी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी ही बिरादरी का है। इसी बात को लेकर प्रेमा ने सारी बातें अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने जाति पूछी तो प्रेमा बोली, जी नहीं, वह ब्राह्मण है। और यह कहने के साथ ही वह गुस्से से कमरे में निकल गई, मानो वहाँ की वायु में उसका गला घुटा जा रहा था, क्योंकि पिताजी ने अपनी बिरादरी के बारे में जो पूछ लिया था। और दीवार की आड़ में खड़ी होकर रोने लगी।
लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि यह असंभव है। वे ही गुस्से में दरवाजे तक गए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी जाति के सुयोग्य वर्ग के लिए वे अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन बाहर की जाति थी, ये लोग ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वैश्य था, लेकिन ये जाति के वैश्य कुलीन थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद। तुम्हारी और उसकी एक ही जात नहीं है। हम वैश्य हैं, बनिया हैं, और वो ब्राह्मण है। आज से तुम्हारा घर में रहना, तुम घर में रहोगी। लेकिन प्रेमा ने बोला, पिताजी परीक्षा तो समीप आ गई है, आने दो। और वो अपने कमरे में चली गई। 6 महीने गुजर गए। फिर पिताजी ने अपनी पत्नी को एक कान में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं समझता हूँ एक बार बात ही कराऊँ उनके पिताजी से। माता ने भी कहा, देख लो जैसा आपको अच्छा लगे। एक ही बेटी है हमारी, कहीं कुछ उकुल ऊंच नीच हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन किसी तरह से पिताजी केशव के पिता के घर पहुंच गए। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ उन्हें पता चला कि उसके पिताजी बहुत ही गुस्से और क्रोध वाले थे। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थी, मिजाज के चिड़चिड़े और कंजूस। कल्पना शक्ति का अभाव था उनके अंदर। जैसे इन्होंने बात छेड़ी और प्यार से समझाया इस विषय पर, वह जोर से बोले कि मुझे ये आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इस तरह का संबंध, और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं होता। मालूम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई। बूढ़े पिताजी ने कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं करता, परंतु मेरी लड़की आपके लड़के को चाहती है। अगर दोनों की शादी हो जाए तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन केशव के पिताजी ने पांव पटकते हुए कहा, आप क्या कहते हो साहब, आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हों, इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए कि बनिए बक्कालों की लड़की से विवाह करते फिरे। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी, उस दिन यह समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूँ, आपने मुझसे यह बात कहने का साहस कैसे हुआ? बेचारे प्रेमा के पिताजी जितना ही दबते उतना ही केशव के पिताजी बिगड़ते। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान ज़्यादा न सह सके और मैं अपनी तकदीर को कोसते हुए घर चले आए। उसी समय केशव घर आया। केशव के पिता ने पूछा, क्या तुम्हारा किसी बनिए की लड़की से विवाह करने का विचार है? यह खबर कहाँ तक सही है? केशव एकदम अनजान बन गया। उसने कहा, आपसे किसने कहा? उन्होंने कहा, किसी ने नहीं कहा, मैं पूछता हूँ, यह बात ठीक है नहीं? अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबोना निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। तुम्हें मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ है वह मेरी अपनी कमाई है। मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहे दे दूँ। तुम ये अनीति करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकोगे। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था, पर वो गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे न रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था, लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे उठा लेता है, वही दशा केशव की हुई। केशव ने भी साफ मना कर दिया। उसमें यातनाएं झेलने की सामर्थ्य न थी। अगर वह जिद पर बैठा रहता तो पिता ने भी अपने टेक रखी थी, तो उसको कहाँ ठिकाना लगता, वह कहाँ जाता, उसका जीवन ही नष्ट हो जाता। उसने अपने बारे में ही सोचा और दबी आवाज में बोला, पिताजी ये बिल्कुल झूठ है। कहते, अच्छा बिल्कुल गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होऊंगा। बस जाओ। केशव और कुछ नहीं कह सका, वह वहाँ से चला गया। ऐसा मालूम होता था कि मानो उसके पैरों में दम ही नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम ये पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने मेरे पिताजी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है, उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार लगा बताई होगी, और ऐसी दशा में तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ,
मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम और साथ चाहती हूँ। मैं उसी में खुश हूँ। आज शाम को यहीं आकर हमारे घर भोजन करो। पिता और माँ दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बन जाएंगे जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी सी बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। संध्या हो गई पर इस पत्र का कोई जवाब नहीं आता। माता और प्रेमा बार बार दरवाजे पर आते, पिताजी भी बार बार देखते। रात के 9 बज गए, न केशव आया न कोई खबर आई। प्रेमा के मन में कई विचार आ रहे थे। मन ही मन सोची थी क्या पता उन्हें पत्र लिखने का टाइम न मिला हो या आने की फुर्सत न मिली हो। कल जरूर आएंगे। यह सोचते सोचते रात हो गई पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। जब उसने पढ़ा तो ऐसा लगा मानो उसके देह का खून एकदम जम गया है। लिखा था, मैं बड़े संकट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना मुश्किल है। मुझे कायर ना समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और उस खत को फाड़कर फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से अपना पति मान लिया था, वह इतना निष्ठुर हो जाएगा इसकी उसी रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वह कोई सुनहरा स्वप्न देख रही हो, पर आगे खुलने पर सब कुछ अदृश्य हो गया। जीवन में अब आशा ही लुप्त हो गई तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नाव कहाँ से लदवाए? अगर वह नाव डूबी है तो उसके साथ ही वह भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने जमीन की तरफ ताकते हुए कहा, हाँ माँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके सिवा वह और क्या कहती। चुपचाप अपने कमरे में चली गई। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें न था। दिन भर वह सामान्य रूप से घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं है। रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। मगर सवेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थी। धन्यवाद।